नमस्कार। जैसा कि मैंने आप सबसे चर्चा किया था और 2 दिन से भगवान बुद्ध के कारण ये टल रहा था, आज मैं उसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ कि कैसे रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर या गुरुदेव रविंद्रनाथ जी के विषय में कुछ ऐसी बातें जिन बातों की सामान्यतया चर्चा नहीं होती, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि 1859 से लेकर 1861 का जो कालखंड है वो बहुत महत्वपूर्ण कालखंड इतिहास में रहा है। 61 में ही एक साथ महामना मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ ठाकुर 1861 में और मोतीलाल नेहरू तीनों का जन्म होता है। और ये मई और अगस्त का मध्य का यानी 1861 का मध्य वर्ष के मध्य का कालखंड होता है लगभग। और इस पूरे कालखंड में आप देखेंगे कि जो भी घटित हुआ, इतिहास में जो भी घटनाएं घटित हुई, उसका बाद के दिनों में बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। उसने भारतीय राजनीति की, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को, भारत के समूचे परिदृश्य को बहुत तरीके से, अनेक प्रकार से न केवल परिवर्तित किया बल्कि उसको भिन्न तरीके से परिभाषित भी किया। जो लोग रविन्द्रनाथ ठाकुर के विषय में जानते हैं उनको यह भी जानना चाहिए कि वो बंगला और देशज शुद्ध लोक भाषा का बंगला और शुद्ध साहित्यिक जो साहित्यनिष्ठ बंगला है, उन दोनों को और उन दोनों के अंतर को ठीक से जानते समझते थे। साथ ही वो अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते थे, संस्कृत जानते थे, हिंदी जानते थे, पंजाबी जानते थे वो, और उड़िया जानते थे, असमिया जानते थे। इन सारी भाषाओं से बहुत निकट का उनका साहचर्य था, बहुत निकट का संबंध था, बहुत निकट से इन सारी चीज़ों को देखते, सुनते, समझते, जानते थे। कृतित्व का जहाँ तक प्रश्न है, वो कवि थे, चित्रकार थे, साहित्यकार थे, चित्रकार तो थे ही, उनके अंदर जो सृजनशीलता के जितने भी चिन्ह थे, जितने भी स्वरूप हो सकते हैं, वो सभी, नाटककार, संगीतकार, इन सभी चीज़ों से उनका बहुत निकट का रिश्ता और संबंध था। और उनसे संबंधित अनेक बातें, अनेक सूचनाएं जो छिपाई गई या बताई नहीं गई, उसको जानना बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में, समाज के सामाजिक आंदोलन के इतिहास में महात्मा गांधी उनसे जूनियर थे, उनसे छोटे थे, उनसे वैचारिक मतभेद भी बहुत थे, लेकिन दोनों एक दूसरे का आदर भी करते थे। महात्मा गांधी यद्यपि कि मानदंड नहीं है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में चर्चा वार्ता करने के लिए, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जो 1856 में पैदा होते हैं और मदन मोहन मालवीय जो 1861 में पैदा होते हैं, ये दोनों जरूर मानदंड हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर के विषय में जानने के लिए। और इसलिए हम इन दोनों संदर्भों में इस बात की चर्चा करते हैं। आप सब जानते हैं शांति निकेतन या विश्व भारती की स्थापना उन्होंने जिस प्रकार हेडगेवार जी ने 1925 में स्थापित किया 5 लोगों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसी प्रकार 5 लोगों के साथ 1901 में उन्होंने विश्व भारती की स्थापना किया। और विश्व भारती को चलाना, उसको आगे बढ़ाना, उसकी गतिविधियों को संचालित करना और उसको गति प्रदान करना उन्होंने आरंभ किया। यह भी सच्चाई है कि उसको 1923 में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन यह जो सच्चाई है कि विश्व भारती की स्थापना के साथ वहाँ के सामाजिक आंदोलन पर, बंगला सामाजिक और साहित्यिक आंदोलन पर, सांस्कृतिक आंदोलन पर जो उनका प्रभाव है बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और उस बढ़ने के कारण 1901 और 1902 में
मोहम्मद शमीम और मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान, विशेषकर कोलकाता, दिल्ली, लाहौर को केंद्रित करके जो गतिविधियां इन लोगों ने संचालित किया, और उस संचालन में जो सहयोग था वो ए.ओ. ह्यूम और मोतीलाल नेहरू का था। उस संचालन के साथ बहुत शिद्दत से रविन्द्रनाथ टैगोर उस संचालन को, उस व्यवस्था को, उस छुपे हुए एजेंडे को समझते और जानते थे, और उस समझने और जानने को लेकर उनको बार बार गोपाल कृष्ण गोखले को सूचना देते थे, बाल गंगाधर तिलक को सूचना देते थे उस बात की, मदन मोहन मालवीय को सूचना देते थे। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था उनकी बातों का, कि जो घटित हो रहा है, जो व्यवस्था चल रही है, जो बात चल रही है, उसको लेकर इस तरह की भी स्थिति हो सकती है। उनको ज्ञान तब आया जब 1902 में और फिर 1903 में लाहौर में मोहम्मद शमीम और मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषित तौर पर पत्रकार वार्ता करके हिंदुस्तानी व्यक्ति या मूल भारतीय व्यक्ति कोई कांग्रेस का अध्यक्ष न हो, इसकी मुहिम शुरू कर दी, और बाकायदा पत्रकार वार्ता 2002 में मुस्लिम लीग की स्थापना की एक तरह से नींव पड़ गई। और बहुत सारे षड्यंत्र के बाद भी रविन्द्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक के प्रयत्न के कारण 1904 में गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए। उसके बाद जो पत्र व्यवहार मोहम्मद शमीम, मोहम्मद अली जिन्ना ने मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले से किया है, वह बहुत ही दर्दनाक, बहुत पीड़ादायक और देश और समाज के हित में वो बातें नहीं थीं, और उनकी चर्चा हम सबको जाननी और समझनी चाहिए। और इसी कारण 1909 से 1913 के बीच कलकत्ता में जब गीतांजलि को अंतिम रूप देने और उसके प्रकाशन को अंतिम रूप देने के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर बहुत शिद्दत से लगे हुए थे, उसकी योजना रचना में बहुत शिद्दत से लगे थे, बहुत सकारात्मक तरीके से प्रयत्नशील थे, उसको पूर्ण स्वरूप प्रदान करना चाहते थे। उस दौरान बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय और रविन्द्रनाथ ठाकुर की अनेक बार एक साथ बैठकें हुई, और उन बैठकों के ही क्रम में 1913 में महामना मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की विस्तृत रूपरेखा इन दोनों लोगों को स्पष्ट रूप से समझाया और बताया था। उसके सारे तह में, सारी गहराई में जाकर उसके समूची परिदृश्य को इन लोगों के सामने स्पष्ट किया था। इस बात को हम सबको देखना, जानना और समझना चाहिए। जो भ्रांति देश में, और 1913 में ही उन्होंने गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार साहित्य का प्राप्त हुआ, और एशिया महाद्वीप में वो पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार गुरुदेव को प्राप्त हुआ, उसमें आधुनिकता को लेकर जो उनके स्पष्टीकरण, जो उनकी बातें हैं, जो उनके सृजनशीलता में जो उसका पुट मिलता है, उसको बड़ी शिद्दत से, बहुत गहराई से भारतीयता, देशजता, सहजता और भारतीय मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना का जो हेतु है, उसको समझने की आवश्यकता है। इसको आप कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए जो काल की परिधि और काल की सीमा है, जो काल को हम त्रिज्या और व्यास के समीकरण में जाकर समझने और जानने की कोशिश करते हैं, उसको भी जानना चाहिए। कैसे? आधुनिकता का मूल्य कितना है, इस बात को जानना चाहिए। यदि हम आज को आधुनिक कहते हैं, आज के कार्य व्यवहार को हम आधुनिकता कहते हैं, तो हमको आज से पहले को
भूतकाल और आने वाले समय को काल के संदर्भ में भविष्यत काल कहना पड़ता है। वह वर्तमान, वह आधुनिक क्या है? वर्तमान ही प्रक्षेपण करता है आधुनिकता का। वर्तमान ही आधुनिकता के सारे अवयव का सृजन करता है, उसकी विशेषताओं को प्रस्तुत करता है, उसके लिए आधार प्रदान करता है, उसके लिए नींव की स्थापना करता है। वह वर्तमान क्या है, उसका अस्तित्व और मूल्य क्या है, इसको समझने की जरूरत है। उसका अस्तित्व और मूल्य क्या है? आज अगर दिन के 12 बजे को हम वर्तमान मानते हैं तो 11:59 भूतकाल हुआ और 12:01 भविष्यत्काल हुआ। और अगर हम बहुत सूक्ष्म गणितीय संगणना में जाएं और विचार करें तो हमको प्राप्त होगा, हमको जानकारी मिलेगी कि वह जो सेकंड है, वह सेकंड भी यदि फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं, जैसे सैटेलाइट छोड़ते हैं तो उसके चौथे या पांचवें अंक तक हम गणना करते हैं सेकंड की, उसको फ्रैक्शन में अगर हम डिवाइड करते हैं तो वह अंतराल, समय का अंतराल कितना बचता है। यह अनुभूति का यह स्तर गुरुदेव का था और अनुभूति का यह स्तर तब था जब वो औपचारिक शिक्षा में विश्वास नहीं करते थे। जब वो इंग्लैंड पढ़ने गए बैरिस्टरी, कानून की शिक्षा प्राप्त करने और बिना डिग्री वापस लौट आए और हिंदुस्तानियत और बांग्ला संस्कृत को लेकर, चाहे वो पंजाब गए हों, देश के अन्य भागों की यात्रा उन्होंने किया हो, इन सब चीजों के समझने के पीछे इस गहरे अंतरतम में जाने की जो उनकी अभिलाषा थी, जो छटपटाहट थी, उनकी चित्रकारी में, उनके नाट्य रूपांतर में, उनकी नाट्य प्रस्तुतियों में, उनके विभिन्न प्रकार के साहित्य में, काव्य में, साहित्य के अन्य क्षेत्रों में, विज्ञान में उनकी, गणित में, भूगोल में, साहित्य में, दर्शन में उनकी गहरी अभिरुचि थी और बहुत जबरदस्त और व्यापक स्वाध्याय था उनका। और इस नाते वो स्पष्ट कर पाते हैं कि वह जो सेकंड का फ्रैक्शन है, वह सेकंड के फ्रैक्शन यानी सेकंड का, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा या लाखवां हिस्सा, वह तय करता है कि भूतकाल क्या है और भविष्यत काल क्या है। वह एक इतनी महीन, इतनी बारीक, इतनी झीनी, इतनी पतली और दृश्य सी दृश्यगत वह रेखा, वह बाउंड्री, वह सीमा रेखा जो इन दोनों को, भूत और भविष्य को अलग करती है, वह आधुनिकता के जिस बीज का रोपण करती है, उस आधुनिकता को समझना, उस आधुनिकता के चतुर्दिक परिक्रमा करना, उस आधुनिकता को पहचानना और समझना और उसके सकारात्मक और नकारात्मक अवयव को जानना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उसका योगदान कितना हो सकता है, उसकी योगदान का मूल्यांकन करना, क्योंकि अपने रहन सहन, अपने खान पान, अपने आचार विचार, अपने व्यवहार की दृष्टि से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर किसी भी दशा में जिसको आज आधुनिकता समझा जाता है, उसको वे स्वीकार नहीं करते हैं, उसको वे नहीं मानते, उसको किसी भी दशा में वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हिंदुस्तानियत को किस रूप में वो मानते और समझते थे, यह एक उसकी झांकी है। यानी आधुनिकता का आधार बिंदु, आधुनिकता का नींव स्तंभ, आधुनिकता का वह वर्तमान आलंबन जो एक अतिशय पतली झीनी रेखा है, जिसको दूरबीन से किसी तरह देख सकने की सामर्थ्य वाला विवेकवान ही देख सकता है, वह जानता है आधुनिकता क्या है।
और वह समझ सकता है कि उस आधुनिकता के आडंबर को, उस आधुनिकता की विशेषताओं को, उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को कितना समझना और जानना चाहिए। उस आधुनिकता को हम वैज्ञानिकता के किस आवरण और किस दृष्टि से समझते और जानते हैं। क्या उस आधुनिकता को हम वैज्ञानिकता कहते हैं? क्या उस आधुनिकता को नकार देने को हम दकियानूसीपन कहते हैं? क्या उस आधुनिकता को अस्वीकार कर देना हमारा स्वदेशीपना है, या उस आधुनिकता को स्वीकार कर लेना हमारा विदेशीपना है, या आधुनिकता को स्वीकार कर लेना भौतिकवाद की पराकाष्ठा है? इन सब का सटीक, सुंदर और व्यवस्थित मूल्यांकन जिसको समझ है, जो जानता और समझता है, वह जान और समझ सकता है। एक असीमित, अपरिमित, विशाल सा फलक भूतकाल का है, एक असीमित विशाल वायुमंडल भविष्य काल का फलक है, और उसके बीच वो पतली सी रेखा, उस रेखा के मूल्य की स्थापना, उसके स्वीकारोक्ति, उसके विशेषताओं को समझना और जानना बहुत आवश्यक है। उसके गुण दोष का मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से वो आधुनिकता को समझने और जानने के पक्षधर थे। इस बात की चर्चा कहीं नहीं होती। उनके स्वतंत्रता संग्राम में अवदान को समझने की कोई कोशिश नहीं की जाती। इसलिए जब उनको दुनिया ये समझती थी कि वो आधुनिक हो गए, दुनिया की दृष्टि में, अभारतीयता की दृष्टि में जब वो आधुनिक हो गए, तो उनको नाइटहुड की उपाधि मिलती है। अंग्रेज उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। लेकिन जलियांवाला बाग कांड, क्योंकि पंजाब से बहुत निकट से वे और उनके पिताजी जुड़े थे, जलियांवाला बाग कांड जब 1919 में होता है, तो उसके बाद वो नाइटहुड 1915 में प्राप्त नाइटहुड की उपाधि वापस करते हैं। जब 1923-24 में शांति निकेतन विश्व भारती खराब हालत में था आर्थिक दशा में, क्योंकि शांति निकेतन में बहुत सारा समय उनका बीता था, जब खराब हालत में था, तो उनकी अपेक्षा महात्मा गांधी से सहयोग की नहीं थी कि शांति निकेतन का सहयोग करेंगे। उनकी अपेक्षा बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय से थी। और इतिहास में इस बात की कोई चर्चा नहीं की जाती कि मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक ने उनका कितना और कैसा सहयोग किया, लेकिन इस बात की चर्चा हमेशा की जाती है कि किसने, महात्मा गांधी ने उनको 60,000 का सहयोग प्रदान कराया था। इस बात की हर जगह चर्चा और उल्लेख मिल जाती है। इस बात को कहने वाले मिल जाते हैं कि उन्होंने सबसे पहले उनको महात्मा की उपाधि प्रदान किया। लेकिन चूंकि मदन मोहन मालवीय जी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का जो अनुभव था, जो उनका विराट व्यक्तित्व था, उसकी स्थापना का जो स्वरूप खड़ा किया था, उस अनुभव के आधार पर जो उन्होंने सहयोग किया, वह सहयोग वस्तु के रूप में और धन के रूप में बहुत अधिक था, बहुत अपरिमित था, बहुत अधिक था। और इस कारण बाल गंगाधर तिलक जी ने जो सहयोग किया, कई बार वो महाराष्ट्र की यात्रा किए और जो सहयोग किया वो बहुत अकाट्य और अपरिमित है। इसकी भी चर्चा हम सबको करनी चाहिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर 1941 में चल बसे, 1946 में महामना मदन मोहन मालवीय जी चल बसे। रविंद्रनाथ ठाकुर जो भी गतिविधियां और घटनाक्रम 1901 से लेकर 1941 तक भारत में घटित हुआ, बल्कि ये कहिए कि 1877 से लेकर 1941 में घटित हुआ, क्योंकि 1874 में उनकी पहली काव्य रचना प्रकाशित हुई थी जब वो मात्र 13 वर्ष के थे। उनका एक लघु निबंध प्रकाशित हुआ था, लघु कथा प्रकाशित हुई थी 1977 में, जब वो 1877 में जब वो 16 वर्ष की आयु के थे। और 1874 से ही इस देश की गतिविधियों की, इस देश की संरचना को, इस देश के वातावरण को बहुत निकट से वो महसूस कर रहे थे, जान रहे थे और समझ रहे थे। इस बात को समझने और जानने की आवश्यकता है कि जब मदर टेरेसा 1927 में हिंदुस्तान आई
और वो दार्जिलिंग गई, कोलकाता आई, कोलकाता से दार्जिलिंग गई, बंगला सीख रही थी। और 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू कलकत्ता के प्रवास पर जा रहे थे, इसकी सूचना जब रविन्द्रनाथ ठाकुर को प्राप्त हुई, इसकी चर्चा उन्होंने मदन मोहन मालवीय और बाल गंगाधर तिलक से किया कि यह मदर टेरेसा आखिर, क्योंकि मदर टेरेसा उनसे मिलने की 2-3 बार कोशिश कर चुकी थी, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के कारण उनके प्रति उसका आकर्षण था, लेकिन उन्होंने मिलने से उसको मना कर दिया था। लेकिन 29 में जब कलकत्ता प्रवास पर जवाहरलाल नेहरू गए, तो उस कलकत्ता प्रवास में मदर टेरेसा उनसे मिलने आई, और वह मिलन का जो संबंध था, जो उन लोगों का, जवाहरलाल नेहरू और मदर टेरेसा का जो आपसी निकटता बनी 1929 में कलकत्ता में, वो 1964 में जवाहरलाल नेहरू के देहावसान तक अनवरत चलती रही। उसके रिपरकशन, उसके परिणाम क्या हुए, ये सब आने वाले समय में आप सबको पता चलेगा। लेकिन उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, इसकी चर्चा वार्ता किया था, और इसकी चर्चा वार्ता केवल इन्हीं सब प्रसंगों में नहीं किया था, इन्हीं सब बातों को लेकर नहीं किया था। भीमराव अंबेडकर चूंकि जवाहरलाल नेहरू की गतिविधियों और कार्यों को बहुत पसंद नहीं करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पसंद नहीं करते थे, बाल गंगाधर तिलक उस समय तक जा चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी पीड़ा और अपना दर्द सरदार पटेल और भीमराव अंबेडकर को भी बताया था। इसलिए जब हम समग्रता में रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का मूल्यांकन करते हैं, उनके विषय में चर्चा करते हैं, तो हमको उनके इन सारे पक्षों का, इन सारी बातों का भी को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए, और यह जानना और समझना चाहिए कि रविन्द्रनाथ ठाकुर भारत के समाज को, भारत के समुदाय को, भारत की संस्था को, भारत के किसी भी संगठन को और भारत के किसी भी बुनियादी आधार को बहुत ठीक से समझते और जानते थे। और इस नाते वह चाहते थे आधुनिकता भारत के अनुसार, स्वदेशी के अनुसार, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार, यहाँ के सांस्कृतिक साहित्यिक मूल्यों के अनुसार, भाषा के अनुसार संचालित हो। भाषा के मूल्य को बहुत ठीक से समझते थे। हम आशा करते हैं आप सबसे और बहुत सारे लोगों से कि आने वाले समय में रविन्द्रनाथ ठाकुर को लेकर व्यापक चर्चा वार्ता समाज में, लोक में होनी चाहिए। मैं इस पर बहुत सारा काम कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, आने वाले समय में वो प्रकाशित भी होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों में मुझे थोड़ी असुविधा इसलिए हो रही है, मैं 2 भाषाओं को सीखने का कुछ दिनों से प्रयत्न कर रहा हूँ। कितनी सफलता मिलेगी कितनी नहीं मैं नहीं जानता। एक तो मैं बंगला सीख रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरा मैं जर्मन सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कितनी समझ सफलता मिलेगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बंगला सीखने का जो मूल कारण है वह कारण है रविन्द्रनाथ ठाकुर के विषय में आकर्षण का पैदा होना। रविन्द्रनाथ ठाकुर को ठीक से समझने और जानने की उत्कंठा के कारण मैं बंगला सीखना चाहता हूँ, और मैं सीखना चाहता हूँ जिस 1859 में औद्योगिक क्रांति दुनिया में आई, उस 1859 में अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट और कार्ल रिटर का देहावसान होता है। उसी 1859 में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज का प्रकाशन होता है। इसलिए मुझे 1859 के संदर्भ में कार्ल रिटर और अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट के प्रति जो आकर्षण था, उनके बहुत सारे साहित्य, चाहे वो कास्मास हो, चाहे अर्धकुंडे हो, ये जर्मन, मूल जर्मन में है। मैं जर्मन अगर पढ़ पाया, समझ पाया, जान पाया, तो उसको मूल रूप में पढ़कर और वास्तविक धरातल पर जानने और समझने का अवसर मिलेगा। मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम रविन्द्रनाथ ठाकुर की चर्चा करें तो उनके केवल साहित्यिक अवदान की चर्चा ही न करें, उनके केवल सांस्कृतिक अवदान की ही चर्चा
केवल न करें, उनके केवल रंगमंचीय अवदान की ही चर्चा न करें, उनके गद्य और पद्य साहित्य की ही चर्चा न करें। शिक्षा को लेकर उनके जो बुनियादी प्रश्न है, बुनियादी बातें हैं, वो कहते थे कि शिक्षा यानी शिक्षण जो कार्य है वो तथ्यों और बातों की, सूचनाओं की व्याख्या नहीं है, बल्कि शिक्षण वह गतिविधि, वह कार्य है जो सीखने की उत्कंठा, जिज्ञासा और अभिलाषा पैदा करती देती है, वह शिक्षण कार्य है। इसलिए औपचारिक शिक्षा के वो बहुत पक्षधर नहीं थे। औपचारिक शिक्षा से उनको सफलता भी प्राप्त नहीं हुई थी। उनका जो कुछ भी है वह अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा, लोक के द्वारा, स्वयं के द्वारा अर्जित ज्ञान और विवेक के कारण उनके प्राप्त थी। मेरे अपने संज्ञान के अनुसार जिन महापुरुषों, जिन श्रेष्ठ व्यक्तित्वों के बारे में मैं जानता हूं, उसमें रविंद्रनाथ ठाकुर वे व्यक्तित्व हैं जिनका प्रज्ञा बहुत खुली हुई थी, श्रेष्ठ प्रज्ञावान व्यक्ति थे, विद्यावान व्यक्ति थे, विज्ञानवान व्यक्ति थे। बायोलॉजी की समझ उनकी बहुत अद्भुत थी, गणित की समझ उनकी बहुत अद्भुत थी, और ज्ञानवान तो थे ही। यह सब जिसके पास होता है वह दार्शनिक होता है, चिंतक और विचारक होता है। यह जिसके पास होता है वह साहित्यिक व्यक्ति होता है, साहित्य की समझ उसी को होती है। यह जिसके पास होता है लोक की, समाज की समझ होती है। यह जिसके पास होता है वह भूत, भविष्य, वर्तमान को ठीक से समझता है। यह जिसके पास होता है वह वर्तमान के आलोक में आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता की समझ पैदा करता है। वह विवेक व्यक्ति के अंदर जागृत करता है। आधुनिकता, स्वदेशी, देशजता, अपनापन, परायापन और इन सब की जो सांस्कृतिक विरासत और धरोहर है, उसका मूल्य और महत्व क्या है। हम गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के संदर्भ में, रेफरेंस में, प्रसंग में, इन सारे बातों के आलोक में हम चीज़ों को समझने और जानने की यदि कोशिश करेंगे तो आने वाला समय हमको, हमारे समाज को, भारतीयता को और भारत को उनकी दृष्टि से आलोकित करने की बहुत सफल और अच्छी चेष्टा करेगा। और इन सब निवेदन करने के साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।